यहाँ एक छोटा सा टर्म देख लेते हैं, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड शेल और चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। ये चार्ज में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जरूरी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। यदि सॉलिड कंडक्टर भी होगा तो उसमें चार्ज सरफेस पे रहना पसंद करता है, एक दूसरे को धकेल के, तो वो शेल जैसा ही बिहेवियर उसका हो जाता है। अब देखिए ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग लिया गया है। मान लीजिए ये पहले से न्यूट्रल एक सेल है, आप क्या करते हैं, इनफाइनाइट से एक डी क्यू जो है उसको पकड़ करके लाते हैं। ये वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल एजेंट का GW, ऐसे ही लाते गए, कई बार लाया आपने, तो कुछ देर बाद आपने देखा कि इस पे क्यू चार्ज पहुंच चुका है। क्यू चार्ज पहुंच चुका है तो वो तो यदि कंडक्टर है तो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली बिखरा होगा। अब आप इनफाइनाइट से इस डी क्यू को आप लाते हैं और चाहते हैं कि आपको वर्क डन पता चल जाए एक्सटर्नल का। तो ये जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल का, ये आप क्या कह देंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ डी क्यू। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी क्यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। किसका, डी क्यू को, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब ध्यान दीजिए, इनिशियल वाला कहां पर देख रहे हैं, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, जीरो। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन दिख रहा है, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन मैं यदि ब्लैक कलर में ऊपर लिख रहा हूं, तो DW आपके सामने क्या आ गया है, DQ, और V फाइनल हो गया KQ/R। यदि R रेडियस का ये गोला हो तो आप क्या कह देंगे कि इसका पोटेंशियल, वो लिखना आप सीख चुके हैं। तो पोटेंशियल इन फाइनल वाला ये है KQ/R, और इनिशियल वाला क्या है, इनफाइनाइट पे था DQ, वहां पर जीरो। अब देखिए ऐसे जो ये वर्क डन करते जाएंगे उनका समेशन जो होगा सारे DQ लाने का, तो KQ/R DQ, समेशन का ही दूसरा नाम होता है इंटीग्रेशन। यही हो जाएगा वर्क डन जो एक्सटर्नल का हुआ नेट, वो कितना हो गया, 0 से Q तक लाने में KQ²/2R। और ये जो एक्सटर्नल है, ये जो गेन हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, वो तो इसी सेल के पास है। ये जो सेल के पास आप पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, ये कैसे हुआ, तो एक्सटर्नल इनफाइनाइट से एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया इस चार्ज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने में कंडक्टर के ऊपर, ये जो वर्क है यही वर्क हो जाता है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है ना एक्सटर्नल का, ये जो वर्क डन है एक्सटर्नल का, इसे ही हम कह दे रहे हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सेल। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सेल, वो यही यही वर्क डन एक्सटर्नल वाला हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये फॉर्मूले की तरह ध्यान रख सकते हैं आप, KQ²/2R जो है, और ध्यान दीजिएगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, चाहे निगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो। क्यों, क्योंकि Q² है, चाहे वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव, Q² तो पॉजिटिव ही आएगा, और R और K2 ये सारे कांस्टेंट है पॉजिटिव। तो फिर से सुनिए क्या हुआ,
कि किसी शेल के यूनिफॉर्मली चार्ज बनाने के क्रम में जो एक्सटर्नल एजेंट को मेहनत करना पड़ा इनफाइनाइट से छोटा छोटा चार्ज लाकर ये सिस्टम बनाने में, वो कहलाता है सेल का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। एक बार इसे नोट कर ले। के क्यू स्क्वायर बाय 2r। और हम लोगों ने कैसे सोचा कि डी क्यू लाया, डी क्यू लाया, ऐसे लाते गए फाइनली क्यू चार्ज जमा है। तो ये क्यू चार्ज जमा है, अब भी यदि मैं डी क्यू लाऊं तो अब भी डी क्यू लाऊं तो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन कितना होता है, तो वो द वर्क डन होगा यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में गेन। गेन माना यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू कैसे लिखते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करते वक्त जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिख रहे होते हैं, तो डी क्यू इंटू वी फाइनल ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और डी क्यू इंटू वी इनिशियल ये हो जाता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल को जब डी क्यू से मल्टीप्लाई किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अब ये लास्ट वाला जो नीचे में लाइन लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए कि यू फाइनल जो आप देखते वो कैसे देखते, और यू इनिशियल देखते तो कैसे देखते। तो यू फाइनल देखते आप डी क्यू इंटू वी फाइनल, और इनिशियल कैसे लिखते डी क्यू इंटू वी इनिशियल। और वी इनिशियल कहाँ, इनफाइनाइट पे। वी फाइनल कहाँ, तो वो सरफेस के पास। तो सरफेस के पास जब क्यू चार्ज है स्फीयर का तो उसका तो पोटेंशियल आप जानते हैं कि क्यू बाय आर। जिन लोगों को ये डेरिवेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया है वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। और जिनको लगता है कि एक बार और कोशिश करना है वो मुझसे पूछें। एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दो चार बच्चे ऐसे हैं, सोचिए जब हम बात करते हैं ना सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी चार्ज सिस्टम को क्रिएट करने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ता है, मिनिमम वर्क, उसे हम कहते हैं उस सिस्टम का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला हमने देखना चाहा यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। ध्यान से सुनिए, यदि हमारे सामने में कोई शेल है और ये न्यूट्रल है, तो अभी जब डी क्यू को लाएंगे तो हो सकता है आपको कोई वर्क नहीं करना पड़े, हो सकता है डी डब्ल्यू जीरो। क्यों, क्योंकि कोई रोकने वाला कहीं है ना, कोई रिपेल करने वाला है। लेकिन जब इस पे आपने देखा कि डी क्यू चार्ज आ चुका है और अगला डी क्यू और आप लाने की सोच रहे हैं, और यदि लाने की सोच रहे हैं तो अब डी डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो डी क्यू अपने आप नहीं आएगा डी क्यू पहले वाले डी क्यू के नजदीक में, वो तो रिपेल कर रहा है, तो आप खींच कर लाएंगे तो वो वर्क डन होगा। ऐसे ही करते गए आप वर्क, तो फिर एक समय जब इस पे क्यू पहले से मौजूद है तो इसका पोटेंशियल आप लिखना जानते हैं वी शेल के क्यू बाय आर।
और एट इनफाइनाइट जो पोटेंशियल आप लिखते हैं वो लिखते हैं 0। ये एजम्पशन है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब यदि इस चार्ज डी क्यू को यहां से यहां लाएंगे, अब जो डी डब्ल्यू होगा वो डी डब्ल्यू क्या लिखेंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये जो डी डब्ल्यू होगा डी क्यू वी फाइनल माइनस डी क्यू वी इनिशियल। डी क्यू आपने कॉमन ले लिया, के क्यू बाय आर माइनस 0, ये डी डब्ल्यू आ गया। और जब आपको टोटल वर्क चाहिए ना, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। तो वर्क डन जो टोटल हो गया वो हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 2r, और यही हो गया सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय 2r। एक्सटर्नल एजेंट को जो मिनिमम वर्क करना पड़ता है, और यहाँ वर्क सोचते वक्त हमने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी सोचा, और किसी चार्ज को जब हम मूव करते हैं जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस जगह, तो वर्क डन लिखते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस। और यू कैसे लिखते हैं, किसी पॉइंट का पोटेंशियल मान लो v है तो q इंटू वी हो जाता है वहां का पोटेंशियल एनर्जी q चार्ज के उस पोजीशन के लिए। तो dq चार्ज एक बार इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी उसका 0, और एक बार वो सेल के सरफेस पे है तो सेल के सरफेस का पहले से पोटेंशियल के क्यू बाय आर है, तो पोटेंशियल इंटू डी क्यू उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ डी क्यू का। मैं पेज चेंज करूं? नो सर। ये पहला वाला ही है, एक बार फिर से लिखा है। अब यदि ये पहला लिखा है तो निश्चित रूप से यहाँ दूसरा भी कोई आएगा, तो वेट करिए उसके लिए। कर दो सर, हो गया। यहाँ देखिए दूसरा, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये थोड़ा ट्रिकी है ज्यादा। आप यहाँ क्या करते हैं, पहले तो था सेल, सारे चार्ज सरफेस पे ही आप रख रहे थे। ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, पहला डी क्यू लाए और आपने एक छोटा सा गोला बनाया, जैसे फिर और डी क्यू लाए, ऐसे ही करते करते तो यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे इनका साइज भी बड़ा होता जा रहा है, और ये ऐसे बिखरा हुआ है। अभी रेडियस मैंने मान लो स्मॉल आर फील किया। एक काम करते हैं, और लाते हैं डी क्यू, और लाते हैं डी क्यू, और पहले से मान लो यहाँ क्यू चार्ज है, और जो लाएंगे डी क्यू वो क्या करेगा, इसके साइज को थोड़ा और बड़ा करेगा, क्योंकि हमने कहा है स्फीयर, इसके साइज को और बड़ा करेगा। मतलब जैसे जैसे लड्डू बनता है, बुनिया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आए इकट्ठा करते गए और उनसे एक बड़ा सा लड्डू बना। तो ये जो अगला डी क्यू आप लाए वो कहाँ बिखर गया है, वो बिखर गया है सरफेस पे, और हमने थोड़ा साइज और बड़ा कर दिया। तो यहाँ कितना चार्ज ला करके बिखरा है हमने, डी क्यू। तो डी क्यू चार्ज को पहले मैं यदि एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा, 4πr² हुआ सरफेस एरिया, इंटू डी आर हो गया थिकनेस, और इंटू रो जो होगा चार्ज डेंसिटी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आ जाएगा डी क्यू, वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी। मान लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो चार्ज डेंसिटी तो कुछ दिया गया रहेगा, मान लो रो कूलाम पर मीटर क्यूब है। तो यदि क्यू को लिखना चाहते हैं आप, तो क्यू को सर कैसे लिखेंगे? ये तो क्यू को लिखेंगे 4/3πr³ इंटू रो। ये जो क्यू चार्ज यहाँ हमें पहले से दिख रहा है, तो उसका वैल्यू कैसे लिखेंगे? रो के हिसाब से 4/3πr³ वॉल्यूम हो गया इंटू चार्ज डेंसिटी रो। अब गौर करो, ये जो इनफाइनाइट से आपने उठाया डी क्यू और इस सरफेस पे ला करके रखा, यहाँ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डी क्यू इंटू वी फाइनल माइनस डी क्यू इंटू वी इनिशियल, डी क्यू इंटू के क्यू बाई स्मॉल आर, और डी क्यू इंटू इनिशियल 0, इनफाइनाइट पे देख रहे हैं। अब यहाँ डी क्यू के बदले मैं क्या लिखूंगा? यदि मैं डी क्यू लिखता हूं तो ये आ गया है 4πr² डी आर इंटू रो। के क्यू लिखता हूं 4/3πr³ इंटू रो अपॉन आर। ये आर के फॉर्मेट में ये सारा सिस्टम आ गया। आर के फॉर्मेट में मैं क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ, रेडियस भी बदल रहा है और वो चार्ज भी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा लड्डू, उसमें टोटल अमाउंट बढ़ेगा, वैसे ही चार्ज लाते जा रहा हूँ, चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, साइज भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे सोच रहा हूँ मैंने, ऐसे बनाया है इस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को। अब एक ही वेरिएबल है आर, 4πk⍴ ये सारे कांस्टेंट। तो चेक करते हैं, ये जो 4π 2 बार दिख रहा है, 16π², के एक बार दिख रहा है, रो 2 बार दिख रहा है, रो स्क्वायर, आर स्क्वायर एक तो दिख रहा है और एक आर क्यूब दिख रहा है, और एक नीचे भी आर दिख रहा है। इसका मतलब हो गया r⁴ और साथ में एक डी आर है। इंटीग्रेशन में ये सारे बाहर आ गए, और ये जो वर्क डन आप देख रहे हैं उसमें मान लो ये बढ़ते बढ़ते रेडियस आर तक हम गए, तो रेडियस आर तक गए, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, अब वो इंटीग्रेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। r⁴ हो जाएगा r⁵/5/5, r⁵/5/5, एक 3 छूटा हुआ दिख रहा है। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करके इसे लिख दे रहा हूँ रेड कलर में, W = 16π²/3k⍴ इंटू r⁵5/5। आप कहोगे कि सर इंटीग्रेशन का सारा जिम्मेदारी आप ही ने ले लिया है, सर को पढ़ा तो लेने दो। तो 12th में आप पढ़ लोगे, लेकिन वहां वो इंटीग्रल इक्वेशन बनाने का तरीका नहीं सिखाएंगे। वो इंटीग्रेशन में कहीं लंबे चौड़े इंटीग्रेशन आप सीखोगे मैथ्स में, लेकिन इंटीग्रल इक्वेशन बनता कैसे है वो आपको फिजिक्स में ही सीखना पड़ेगा। हाँ, इंटीग्रेट करने में भले ही वहाँ आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी, थोड़ा टाइम आप कम लेंगे, लेकिन ये भी तो x⁴n वाला फॉर्मूला है, बहुत बार आप देख चुके हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस फॉर्मेट में इसे मत याद रखिए, पहले यहाँ तक आ तो जाइए, पहले यहाँ तक नोट तो कर ही लीजिए, फिर इसका मैं फॉर्मेट बदलता हूँ थोड़ा सा। सिक्सटीन π²/3k⍴ इंटू आर रेडियस का यदि आपने गोला बनाया है तो r⁵5/5। पहले आपने
यहाँ देखिएगा, आपने एक DQ लिखा पहले, उसके बाद लिखा है K, फिर लिखा है आपने Q, फिर लिखा नीचे आपने R। DQ इंटू KQ बाई। आपको यदि ये लाइन थोड़ा छोटा करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं आप। DQ इंटू KQ बाई R। पिछला वाला में रेडियस वेरी नहीं कर रहा था, वो एक शेल था, तो शेल में सारा चार्ज सरफेस पे ही आप रखेंगे, भीतर का ही नहीं रखना। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, तो जैसे तरबूज में, वाटरमेलन में उसके सीड्स हैं, बीज रखे हुए हैं, वो तो हर एक जगह है, तो वैसे ही चार्ज हर एक जगह रखना है आपको। तो ये ऐसे हमने सोचा कि ये सिस्टम बनाया गया है जैसे लड्डू बनाते हैं, एक छोटा सा लड्डू बनेगा, फिर उसके ऊपर एक लेयर और, फिर उसके ऊपर एक लेयर और, रखते जाएंगे, बड़ा सा लड्डू बनेगा। बढ़ते बढ़ते आर रेडियस का हमने बनाया। मैं पेज चेंज करूं? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है जिसे आप याद करें। अगला स्टेप आएगा तो फाइनल रिजल्ट को याद रखना। अब फाइनल रिजल्ट कैसे याद रखें? आपने यदि आर रेडियस का माना है, टोटल चार्ज क्यू मान रहे हैं, तो डेंसिटी आप लिखेंगे Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब। और तब जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का। और वो क्या था? 16 पाई स्क्वायर बाई 3 K रो स्क्वायर R टू दी पावर 5/5। उसमें रो के बदले कितना आ जाएगा? 16 पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू K, इसका रो का स्क्वायर कर रहे हैं, Q स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू R टू दी पावर 6 इंटू R टू दी पावर 5/5। यहाँ से देखिए आ गया 3/5 KQ स्क्वायर बाई R, 3/5 KQ स्क्वायर बाई R। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी 3/5 KQ स्क्वायर बाई R। यदि यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो 3/5 KQ स्क्वायर बाई R। 4 ऑप्शन दे देता है, केवल आंसर चुनना होता है, तो 5 वाला है, कुछ याद रखिएगा, 3/5 KQ स्क्वायर बाई R। और जब आपके पास शेल था तो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल या कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा, तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रहेगा तब भी उसमें चार्ज डालोगे तो वो सरफेस पे भाग जाएगा, वो शेल जैसा बिहेवियर, और उसका वैल्यू शेल का ही अप्लाई होगा, फॉर्मूला KQ स्क्वायर बाई 2R। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए हमने देखा उसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कि उसको बनाने में जो वर्क करना पड़ा है 3/5 KQ स्क्वायर बाई R। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस।
तो आपके पास दो फॉर्मूले आए हैं। पहला आया है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल इक्वल्स टू KQ² by 2R। और दूसरा आया है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये हो गया है 3/5 KQ²/R। डायग्राम देखना हो तो इसके लिए डायग्राम जो है, इसमें चार्ज कहाँ पर है, टोटल R रेडियस का गोला, सरफेस पे चार्ज। और दूसरे वाले का डायग्राम देखना हो तो इसमें पूरे में चार्ज भरा हुआ है, R रेडियस है। ऊपर वाले में ये भी होता है, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड और हॉलो स्फीयर। यदि कंडक्टिंग सॉलिड या हॉलो स्फीयर है उसके लिए भी यही होगा KQ²/2R, क्योंकि सरफेस पे पहुंच जाएगा चार्ज। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में वैसा जैसे तरबूज में बीज बैठा हुआ है, वाटरमेलन में उसके सीड्स हैं, वैसे पूरे बिखरे हुए हैं चार्ज, ऐसे मान लो 3/5 KQ²/R। ये डायरेक्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ खास नहीं। और डेरिवेशन भी समझ में आए तो बड़ी खुशी की बात। मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यस। यहाँ एक पॉइंट था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside a uniformly charged non-conducting sphere at distance r from its center आप यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे। वापस मैं आ गया पोटेंशियल वर्ड पे। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बाद वापस मैं एक बार फिर से पोटेंशियल वर्ड पे आया। आपको मैं याद दिलाऊं कि यदि कोई स्फीयर चार्ज होता है, इस पे टोटल चार्ज Q कह दूं, टोटल चार्ज Q, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता था कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लेता था, स्फेरिकल, गॉसियन सरफेस, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए
तो वहां एक छोटा सा एरिया भी ले लेता था DA, और हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते थे बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या लिखते थे? E.DA Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिएगा, E इंटू 4πr², Q इनसाइड कैसे लिखेंगे? 4/3πr³ इंटू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर E इक्वल्स टू आ गया 4π कैंसिल आउट, एक R बचेगा ऊपर, R बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू रो। रो कैसे लिखेंगे? R बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय 4/3πr³, ये चार्ज डेंसिटी। तो यहां देखिए ये आ जाता था 3 1/4π को कह दिया K Q बाय R³ इंटू R। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया। सर हमें तो पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आप बताओगे? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या फर्क पड़ेगा? याद करो, इसको ऐसे भी लिखा करते थे, यहाँ एक सेकेंड, ये चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 यहाँ मिसिंग दिख रहा है, 3 मिसिंग दिख रहा था, ये 3 कैंसिल हो चुके, KQ बाय R³ इंटू R। अब मुझे बताइए, ये जब आपके सामने आ गया KQ बाय R³ इंटू R, तो इसको ऐसे भी तो याद रखा हुआ था आपने, E का वैल्यू याद करिए, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R इलेक्ट्रिक फील्ड। तो या तो आपको डायरेक्ट याद आएगा या आप डिराइव कर लेंगे। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालोगे? हाँ, पोटेंशियल भीतर में निकालना तो मुश्किल है, लेकिन पोटेंशियल यदि आप सरफेस पे देखना चाहते हैं तो ये आसान है। सरफेस पे आसान सर कैसे है? तो सरफेस पे देखने के लिए यहाँ बहुत से सेल देखो और सारे सेल का सेंटर पे चार्ज लेकर के चले जाओ, तो टोटल चार्ज को कहाँ देखा जाएगा? सेंटर पे। तो सरफेस का पोटेंशियल आएगा KQ बाय R। तो सरफेस पे देखना बहुत आसान है, लेकिन भीतर R डिस्टेंस पे या कहीं देखना मुश्किल है। अच्छा चलो, हम लोग ये जानते हैं एक और आइडिया, तो पहले यहां तक नोट कर लो अपने कॉपी पे, फिर मैं पेज चेंज करूंगा। हमें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के भीतर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, सेंटर से R डिस्टेंस पे। सरफेस पे देखना सर बहुत इससे आसान पहले है। वाला पेज दिखाना। फिर से बताइए। सर पहले वाला पेज दिखाना। ये वाला? यस सर। ये जो आपने पहले इसके पिछले पेज कॉपी पे नोट किया है वही यहाँ रिपीट किया गया है, नोट कर लीजिए। वैसे सेल पोटेंशियल एनर्जी आप शॉर्ट में नोट करिए, ऑफ सेल KQ² बाय 2R ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर 3/5 KQ² बाय R। सर कर लिया। अगले पेज पे आइए, इसको नोट करिए तेजी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर। ये मुझे नहीं पता है, सरफेस का मैंने सेल थ्योरम से लिख लिया। कैसे सोचा? तो सेल बहुत से सेल से ये बना हुआ है, और सारे सेल के चार्ज कहाँ पर पहुंच जाते हैं? सेंटर पे। और सरफेस पे पोटेंशियल मैं क्या लिखता था? KQ बाय R। तो वो काम बहुत आसानी से हो गया, लेकिन भीतर किसी पॉइंट पे कैसे लिखूं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पता किया R डिस्टेंस पे, या तो पता किया या मुझे डायरेक्ट याद होगा ये वाला लाइन। डायरेक्ट याद होगा तो भी काम चल जाएगा, वो भी याद होगा और ये भी याद होगा, ये दोनों ही याद रखने होते हैं, दोनों ही याद रखने होते हैं। E इक्वल्स टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दोनों रिजल्ट 3 स्टार कर दीजिएगा, याद रखना ही होता है। कम लगे स्टार तो 5 भी कर सकते हैं।
और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल तक कैसे पहुंचेंगे, उसके बारे में अभी अगले पेज पे मैं चर्चा करता हूं। पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ मुझे बताइए कि आपको दिख रहा है सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर। आर कौन सा है, ये, और यहाँ पूरा चार्ज भरा हुआ है। ये यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, मान लो इसे वी आर मैं कह देता हूं, ये मैं ढूंढ रहा हूं, और वी सरफेस मुझे पता है, जिसे वी आर कह देता हूं, के क्यू बाय आर। और हम एक रिलेशन जानते हैं, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो डी वी क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा माइनस डी वी हो जाएगा ई डी आर। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, आर से कैपिटल आर तक मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, और v एट आर से, स्मॉल आर से v एट कैपिटल आर तक इंटीग्रेशन। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड में माइनस होने के कारण लोअर लिमिट पहले आ गया, v एट स्मॉल आर माइनस v एट कैपिटल आर। और राइट साइड में e का वैल्यू देखिए क्या लिख रहे थे, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर डी आर, और इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं। वी एट आर तो हम ढूंढ रहे हैं, और ये हो गया वी एट सरफेस, ये हम जानते हैं। और इधर इंटीग्रेट करेंगे आर से आर, तो के क्यूब बाय आर क्यूब तो अलग है, ये आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू आ गया इंटीग्रेट होके अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने से। वी एट आर, वी एट सरफेस वाला राइट साइड ले आइए, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई टू माइनस के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई टू। ये आ गया हमारे पास। ध्यान से देखिए, ये आर स्क्वायर वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस क्यूब से, तीन में से दो हट गया, एक बचा आर, तो के क्यू बाई टू आर और के क्यू बाई आर, तो ये मिल करके हो जाएगा 3k बाई टू आर माइनस के क्यू बाई टू आर इंटू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब यदि मैं कॉमन ले लूं, वी एट स्मॉल आर है ये, वी एट स्मॉल आर या वी इनसाइड मैं कह देता हूं इसे, ये कितना आ गया 3, यदि मैं देखता हूं कि के क्यू बाई टू आर यदि मैं कॉमन ले लेता हूं दोनों से, के क्यू बाई टू आर कॉमन ले लेता हूं, ये 3 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी एलसीएम लेके बाहर ले लेता हूं। कैलकुलेशन एक बार देखिएगा, देखते हैं, के क्यू बाय टू आर क्यूब, के क्यू बाय वी इनसाइड वाला आप लिख रहे हैं, वी इनसाइड के क्यू बाय टू आर क्यूब और ब्रैकेट में
3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो महाभारत आप देख रहे हैं, एक बार देखेंगे, इसके और भी रास्ते हैं, वो भी ऐसे ही महाभारत ही है, लेकिन ये रिजल्ट हम याद रखेंगे। आपको भी लगेगा कि सर क्यों याद रखूं, तो ये सबको लगता है क्यों याद रखूं, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आपको ये याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, भी निकल आएगा। कहाँ पे पूछेगा? कैपिटल R बाई 2 पे, कैपिटल R बाई 4 पे, कैपिटल R बाई 5 पे, सेंटर पे, तो सेंटर पे स्मॉल r 0 कर दोगे, यहीं से आ जाएगा V एट सेंटर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए 3/2 KQ बाई R। V एट सेंटर 3/2 KQ बाई R। और ध्यान से देखिए, यहाँ स्मॉल r 0 कर दिया। V एट सरफेस यदि देखना चाहते हैं इसी फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला सरफेस तक वैलिड है। ध्यान से देखिएगा, स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दो तो 3r स्क्वायर माइनस कैपिटल 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस r कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर, 2 और r स्क्वायर कट के बचेगा KQ बाई R। तो KQ बाई R, ये r इक्वल्स टू r कर देने से वही फॉर्मूला ये दे देगा। V इनसाइड कहीं भी यदि कहता है तो फिर से ये ध्यान दीजिए, 3 बाई ऊपर में आ रहा है KQ बाई 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। और यदि आप आउटसाइड देखना चाहते हैं, आउटसाइड कहीं भी देखना चाहते हैं, तो KQ बाई R, वेयर R इज ग्रेटर देन R। और ये कब है? R इज लेस देन और इक्वल्स टू R, ये R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R, KQ बाई R। तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने ही रखने हैं। आपने यदि ये फॉर्मूले ध्यान नहीं रखे तो समझिए एक बड़ा मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, फ्री के नंबर कलेक्ट करने से बच गए, मतलब छूट गए। कुछ फॉर्मूले हैं, भी आउटसाइड सेल थ्योरम लगेगा, सारा चार्ज सेंटर पे KQ बाई R। और इनसाइड तो वो ट्रिकी है, KQ बाई 2r क्यूब 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब ये सही है फॉर्मूला, हमें याद कि नहीं? R0 करके चेक, R कैपिटल R करके सरफेस वाले से मैच करके देख लो, तो वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3-1 होने से, एक R नीचे बचा रहेगा, KQ बाई कैपिटल R। सरफेस पे KQ बाई R, सेंटर पे 3/2 KQ बाई R। अगले पेज पे मैं फिर से लिख दूं इन पोटेंशियल्स को? यस सर। देखिए, जब आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें तरबूज के बीज की जैसे चार्ज रखा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो V जो देखेंगे आउटसाइड, अब R ग्रेटर देन R और इक्वल्स टू R, KQ बाई R। V एट सरफेस R इक्वल्स टू R, KQ बाई कैपिटल R। V एट R या V इनसाइड इनसाइड R इज लेस देन और इक्वल्स टू R, ये हो जाता है KQ बाई
2r³ और ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा 3r² माइनस स्मॉल r², और v एट सेंटर, इसमें स्मॉल r 0 कर दो, चेक कर लो, 3/2 KQ/r। और ये सारे आपको याद रखने हैं, साथ में इसका ये ग्राफ भी, कि यदि हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ दिख रहा होता है, तो सेंटर पे 3/2 KQ/r, फिर दिख रहा होता है सरफेस पे KQ/r, ये r डिस्टेंस पे, और उसके बाद फिर ये कम होती चली जाती है। ये ग्राफ कुछ अजीब सा आता है, ये 3/2 KQ/r से शुरू होता है, और वो कर्व स्लोप से एक्सप्लेन हो सकता है, तो आपको ये याद ही रखना होता है। पहले ये स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग वाला है, और बाद में ये स्लोप डिक्रीजिंग वाला कर्व बनता है। तो आपको ये ऐसा कर्व है जो याद रखते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल का ग्राफ। डाटा मैं फिर से लिख दे रहा हूं, लेफ्ट साइड वाला सेंटर 3/2 KQ/r, v सेंटर, और यहां पर जो होगा डाटा KQ/r, v सरफेस, इसमें r 0 था, इसमें r इक्वल्स टू r था, और r बढ़ता जा रहा है, उसके बाद कम होती चली गई। इसका फिगर है v और r का रिलेशन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ये जो रिजल्ट्स हैं डायग्राम के साथ हमें याद रखने हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट यूज में आता है, फिगर VR ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी आपको याद आएगा, ये सरफेस तक बढ़ता है और आगे कम होता जाता है। सर कैसे? तो E इनसाइड याद करो, फॉर्मूला याद करवाया गया था ρ/3ε0r, और E आउटसाइड KQ/r²। तो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू r था, और यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो ग्राफ ऐसे था, इसमें पहले बढ़ा r तक और फिर घटने लगा, और ये VR ग्राफ है। ये फिगर किसके लिए है? ER ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आपको ER ग्राफ, E का वैल्यू E इन E आउट, V का वैल्यू V इन V आउट, ये E इन वाला अभी हम लोग इसका दूसरा फॉर्मेट यूज किया था, KQ/r³ इंटू R, इंटीग्रेशन के टाइम पे, तो भी ध्यान दे सकते हैं।
चेंज करें पेज? सर एक मिनट। सर हो गया। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के लिए एक बार रिकॉल कर लीजिए। इसके लिए हम देखते थे तो ध्यान दीजिए, E इनसाइड 0 होता था, E आउटसाइड KQ/R² होता था, V इनसाइड कांस्टेंट होता था, V इनसाइड V सेंटर के बराबर हो जाता और सेंटर पे हो जाता था KQ/R। DQ 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 सारे R डिस्टेंस होने के कारण KQ/R, और यही हो जाता था V सरफेस। और V आउटसाइड की बात करते थे तो KQ/R, R इज ग्रेटर देन R के लिए। इनका जब ग्राफ बनाते थे, यदि ER ग्राफ बनाते थे तो पहले ये 0 चलता था, सरफेस पे इसका एक वैल्यू मिलता था और उसके बाद फिर ये कम होती चली जाती थी। और जब इसका VR ग्राफ देखते थे तो सरफेस तक कांस्टेंट आता था और उसके बाद फिर ये कम होती चली जाती थी। तो चेक कर लीजिए ये दोनों ग्राफ भी। और इनके वैल्यूज भी। ये पिछला ये पेज नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, ये एक न्यूट्रल मेटालिक शेल और सॉलिडोस्फीयर। ये है न्यूट्रल मेटालिक शेल और सॉलिडोस्फीयर, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाहर हमने एक चार्ज रख दिया है +Q। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इसका, ये है D। आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल ऑफ द शेल। ये यहां लिखना ठीक नहीं है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ द शेल। एक क्वेश्चन तो ये बताना है और दूसरा क्वेश्चन बताना है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ऑन
shell due to induced charges. आपको दो चीजें बतानी है, एक तो पोटेंशियल सेल का क्या होगा, तो बड़ा मुश्किल काम है, सेल का पोटेंशियल कैसे देखें। तो रिकॉल करिए, बाहर की दुनिया भीतर को प्रभावित नहीं करता और भीतर की दुनिया बाहर को प्रभावित नहीं करता। एक कहानी तो ये पहले याद दिलाया आप। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं फिर अगले पेज पे आता हूं। न्यूट्रल मेटेलिक सेल है या मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। फाइंड पोटेंशियल ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यदि सेल है तो सेल के चाहे सरफेस, चाहे भीतर किसी पॉइंट, चाहे सेंटर, हर एक जगह एक जैसा पोटेंशियल अभी कुछ देर पहले हमने देखा था। वैसे भी भीतर कोई चार्ज है नहीं सेल के, और बाहर की दुनिया का जो भी चार्ज होगा उसके कारण नेट इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है भीतर, जीरो होता है। तो भीतर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा। ऐसे भी सोचो। यहां चेक करिए कि यदि ये मेटल है तो मेटल होने के कारण, न्यूट्रल होने के कारण टोटल चार्ज जीरो, और मेटल होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। तो आप मान लो डिस्टेंस जो पिछले वाले में है उसमें थोड़ा और क्लियर कर दूं मैं डिस्टेंस के बारे में। यहां से यहां मैं कह देता हूं R, और यहां से यहां मैं कह देता हूं D। थोड़ा सा चेंज कर दिया है डिस्टेंस। अब क्वेश्चन वाले में भी देखिए, पहले मुझे ये बताइए, जैसे ही यहां चार्ज रखोगे प्लस Q D डिस्टेंस पे, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहां जमा हो जाएंगे। इस प्लस को देखने चले आए, मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन देखने गया और प्लस दूर भाग के दूर खड़ा हो जाएगा। यदि मेटालिक प्लेट्स होते हैं तो यहाँ पर यदि प्लस क्यू चार्ज आता है तो सामने माइनस क्यू आता है। ये आपने गॉस लॉ से प्रूफ किया हुआ है। लेकिन यहाँ कितना आएगा इसका मुझे नहीं पता। ये माइनस क्यू इंड्यूस्ड कह देते हैं, और ये से, और क्यू का वैल्यू क्या, कहीं उस क्यू से ना कंफ्यूज हो जाए, ये कुछ अलग है। मुझे नहीं पता कितना, कोई रूल भी नहीं है कि हम इसे बता पाए। ये क्यू डैश प्लस इंड्यूस्ड, जितना माइनस इंड्यूस्ड हुआ है क्यू डैश उतना ही प्लस इंड्यूस्ड हुआ, लेकिन ये उतना ही अमाउंट नहीं होगा जितना क्यू है सामने रखा गया। ये ध्यान रखिएगा, वो केवल पैरेलल प्लेट में होता है। गॉस लॉ से वो आप प्रूफ कर पाते हैं। अब ध्यान से देखिए, भीतर की दुनिया में E इनसाइड अभी क्या है, जीरो, इंप्लाइज दैट V इनसाइड जो भी होगा वो होगा कांस्टेंट, सिंस E इक्वल्स टू माइनस dV by dr, E equals to 0 implies dV by dr 0 implies V constant. With respect to R, R के बदलने से वो नहीं बदल रहा इनसाइड के लिए। अब V कितना, तो ध्यान से देखिए, V शेल जो लिखेंगे, V सरफेस जो लिखेंगे, और V सेंटर जो लिखेंगे,
वो सारे एक जैसे होंगे। और सेंटर लिखना बहुत आसान है। सेंटर पे एक देखिए के क्यू डैश बाई आर इंड्यूस्ड वाला, और माइनस के क्यू डैश इंड्यूस्ड बाई आर, और प्लस के क्यू बाई आर प्लस डी। सेंटर वाले पॉइंट पे सरफेस पे जो भी चार्ज आया हुआ है, जितना माइनस प्लस आया हुआ होगा उतना ही माइनस आया हुआ होगा, वो तो आपस में कट गए, उनका पोटेंशियल सेंटर से उनकी सबकी दूरी एक जैसी है। और बाहर वाले क्यू के कारण सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, के क्यू बाई आर प्लस डी। तो वी सेल आपको पता चल गया, वी सेल आ गया जो वी सेंटर पे होगा, और वो कितना हो गया है, के क्यू बाई आर प्लस डी। कहानी ये आपके समझ में आ गया होगा, ये मैं मान के चलता हूं। फंसेंगे यहां नहीं आप। आपको जब ये बताने को कहूंगा मैं कि 2 नंबर पॉइंट पे बताओ कितना होगा पोटेंशियल, तो लफड़ा है। 2 नंबर पॉइंट पे यदि मैं आपसे कहता हूं बताओ कितना है पोटेंशियल, तो कैसे बताओगे, V2। तो वहां देखो, V ड्यू टू इंड्यूस्ड प्लस V ड्यू टू प्लस Q। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही तो है, इंड्यूस्ड चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, और मैं इंड्यूस्ड के कारण ढूंढ रहा हूं। और V एट 2 किसके बराबर है, V एट 2 इक्वल्स टू V एट सेल। और ये कितना आ गया था अपने पास, के क्यू बाई आर प्लस डी। और ये किसके बराबर होने वाला है, V ड्यू टू इंड्यूस्ड प्लस के क्यू बाई डी, क्योंकि Q से D डिस्टेंस पे है। अब V ड्यू टू इंड्यूस्ड कितना हो गया, इस जगह आप देख सकते हैं, V ड्यू टू इंड्यूस्ड, ये सेल वाला जो है के क्यू बाई आर प्लस डी, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए के क्यू बाई डी, ये एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। के क्यू बाई डी इंटू आर प्लस डी, और न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, आर। तो ये आ गया इंड्यूस्ड के कारण। इंड्यूस्ड के कारण ये लॉजिकली ऐसे देखेंगे तो निकल के चला आएगा। यदि आप कैलकुलस वैलकुलस लगाने की सोच रहे होंगे तो डिस्टेंस कैसे पता करोगे, और वो चार्ज का अमाउंट भी नहीं पता, उसका थोड़ी ना निकल के आएगा। चूंकि मैंने सेंटर का जितना है उतना ही 2 पॉइंट का टोटल पोटेंशियल होगा, ये हमने पता कर दिया। और 2 पे पोटेंशियल बन किसके कारण रहा है, माइनस इंड्यूस्ड प्लस इंड्यूस्ड, और ये प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण डी डिस्टेंस का मुझे वैसे ही पता है कि क्यू बाई डी। तो बचा कौन, इंड्यूस्ड। उन दोनों का मिल करके आएगा सेल के जैसा, और सेल का हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है सेंटर पे ध्यान रख करके, क्योंकि सेंटर से सारे इंड्यूस्ड जितने प्लस वाला है उतना ही माइनस वाला, सबके डिस्टेंस एक जैसे हैं आर। तो सेंटर पे वो इंड्यूस्ड वाले का तो टोटल 0 होगा, फिर बचा वो बाहर वाला कैपिटल क्यू, उसका तो हम लिख चुके कि क्यू बाई आर प्लस डी। तो हमें सेल का, सेंटर का या सरफेस का पता है टोटल पोटेंशियल। जिन लोगों को ये आइडिया समझ में आया हो हैंड राइज करिएगा प्लीज। बहुत बढ़िया। यदि आप में से अधिकतर बच्चों ने हैंड राइज किया है तो ये बड़ी खुशी की बात है। ये जब इस लेवल पे आप काम करते हैं, ये जो अभी एग्जांपल मैंने दिया है, तो ये एडवांस इसको टच करेगा। मेंस इतना डिटेल नहीं टच करता, एडवांस टच करेगा। और इसके पिछले पेज पे जो मैंने बताए हैं फॉर्मूले, वो सारे मेंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और एडवांस के क्वेश्चन बनाने में यूज में आते हैं।
ये पेज चेंज करूं? यस ये एक एग्जाम्पल और देखिए, इसको भी एग्जाम्पल से बेहतर है कंसेप्ट कह करके, फॉर्मूला कह करके याद रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड inside a cavity of uniformly charged non-conducting sphere कंसेप्ट क्या कहता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और उसमें एक कैविटी है। तो कैविटी के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा और उसका वैल्यू होगा ρ/3ε0 C1 C2, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा। सेंटर ये कह लेता हूं C1 और यहाँ जो सेंटर है दैट इज C2। मतलब कि यदि ये आप कहते हैं ये R रेडियस का और R/3 डिस्टेंस पे है यहाँ पर एक कैविटी और ये पूरा चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी डेंसिटी है रो, तो यहाँ जो भीतर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ρ/3ε0 और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है R/3 तो इंटू R/3 और उसका डायरेक्शन सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में होगा। तो ये इसको फॉर्मूले की तरह याद रखते हैं। और फिर भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और जब बताऊंगा तो इसका डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगा। तो अभी केवल ये कोशिश करिए नोट करके ड्रॉप कर दें, लिख लें अपने कॉपी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म ए कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट in a spherical uniformly charged non-conducting material must be uniform। यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट, वैल्यू में भी डायरेक्शन में भी। और आप क्या लिखा करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के भीतर ρ/3ε0 R। इसमें R क्या ले लेते हैं, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, कैविटी और स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ले लो और वो डायरेक्शन भी वही ले लो C1 से C2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैविटी के भीतर होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अगले टर्न पे कुछ इलस्ट्रेशन और देखते हैं। आप लोग HC वर्मा कंप्लीट बना सकते हैं
चैप्टर 29 30। तो आप लोगों ने यदि 29 30 के क्वेश्चन पूछना है तो कल एक्सरसाइज 29 के जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए, मतलब नेक्स्ट टर्न पे। HCB याद रखिए, HCB चैप्टर 29 के जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे, HCB चैप्टर 29। और चैप्टर 29 कौन से बुक का नाम भूल रहे हो तो HCB बुक 2, वो होमवर्क रहेगा, वो आप पूछिए जो भी पूछना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।